पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकियों की मजलिस देखने को मिली है, आतंकियों का जलसा देखने को मिला है। वीडियो में देखिए, आपको लगातार दिखा रहे हैं कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से। पाकिस्तान के बहावलपुर में लश्कर आतंकियों का यह जमावड़ा, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बेटा भी इसमें शामिल हुआ है। हाफिज सईद के बेटे का जहरीला भाषण भी देखने को मिला, हमेशा की तरह जहर उगलते हुए भारत के खिलाफ नजर आया। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकियों का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट हो रहा है। जैश लश्कर के आतंकियों की वीडियो भी सामने आई है, इन वीडियोस में भी जहर उगला जा रहा है। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर में आतंकी जुटे थे, जैश के हेडक्वार्टर पर यह जमावड़ा लगा। जैश हेडक्वार्टर में आतंकियों ने पूरा कार्यक्रम किया है, पूरा जलसा बिठाया है। सैफुल्लाह कसूरी जैश कमांडर्स के साथ नजर आया है और इसी के अलावा तमाम और आतंकी जलसे में लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद के तमाम आतंकी दिखे हैं। यानी कि कोई बेहद बड़ी साजिश रची जा रही है। जैश ने दूसरी बिल्डिंग में अपना हेडक्वार्टर बनाया है और इसी हेडक्वार्टर में तमाम आतंकियों का जमावड़ा। ऑपरेशन सिंदूर में जैश हेडक्वार्टर तबाह किया था, लेकिन अब एक नया हेडक्वार्टर बना लिया गया है। पाकिस्तान के बहावलपुर में लश्कर आतंकियों का यह जलसा साफ बताता है कि किस तरीके से ये तमाम आतंकी मिलकर अब भारत के खिलाफ एक बार फिर से चल रहे हैं। हाफिज सईद का बेटा यहां पर जहरीला भाषण देता हुआ खिलाफ तमाम बड़ी बातें बोलता हुआ नजर आया है। यानी कि भारत को क्षति पहुंचाने की एक बार फिर तैयारी कर ली गई है। उसी कड़ी में पूरा जलसा बिठाया गया है। जैश का एक नया हेडक्वार्टर बन चला है जो कि तबाह हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। देखिए किस तरीके से एक बार फिर से उसका रेनोवेशन कर लिया गया है और अब लोकेशन भी चेंज कर दी गई है और अब यहीं पर ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चला है। इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। टीपी त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, ये जो वीडियो लगातार सर्कुलेट हो रहा है, ये साफ बताता है कि भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश में कोई नई आतंकी साजिश रचने की तैयारी है, क्योंकि हाफिज सईद का बेटा था यहाँ पर, जैश के कमांडर जैसे तमाम आतंकी थे, तमाम आतंकियों ने जलसा लगाया है और भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगलते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, 100% सच कह रही हैं। भारत के खिलाफ आग तो ये पहले से उगलते आ रहे हैं, लेकिन इस जलसे में कई चीजें नई सामने आई हैं। पहला तो ये कि हाफिज सईद तो हाफिज सईद, अब उसके बेटे को भी इस जलसे में चीफ गेस्ट बनाया गया। दूसरा ये कि इस जलसे में एक गाना भी गाया गया कि बंबई को हमने देख लिया, अब आगरा दिल्ली की बारी है। तीसरा ये कि इस जलसे में जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा जो अलग अलग ऑपरेट करते थे, वो दोनों एक साथ एक मंच पर हैं। और चौथा ये कि अब तक ये समझा जाता था कि जो जाहिल लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो धर्म में अंधे हैं, वो ही फिदायीन बनते हैं। लेकिन दिल्ली वाले ब्लास्ट में, जिसमें जैश मोहम्मद का हाथ सामने आया था, उसमें पढ़े लिखे डॉक्टरों ने भी भाग लिया था और वो सब पकड़े भी गए हैं। यानी कि जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने अपनी पहले वाली आदत को कायम तो रखा है, मगर नए रास्ते अख्तियार कर लिए हैं। एक महिलाओं को जोड़ लिया है, जमात उल मोमिनात, ये वो ग्रुप है जिसकी वो डॉक्टर शाहीन लखनऊ से पकड़ी गई थी। कुल मिला के क्या चीज सामने आई कि जो आतंकी हैं वो नई साजिश रच रहे हैं, नई प्लानिंग कर रहे हैं और नई ही उनकी टैक्टिक्स और नीतियां हैं। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या भारत को भी अपनी पुरानी वही नीति के ऊपर कायम रहना चाहिए? क्या भारत को कुछ बदलाव तुरंत नहीं करने चाहिए? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन कब? घटना घट जाने के बाद। बुद्धिमत्ता किस चीज में है कि हम दूर से खतरे को सूंघ लें और उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लें। अब जैसे हिंदुस्तान के अंदर करीब 2 दर्जन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, कहीं तो रॉ है, कहीं पे आईबी है, कहीं पे एनटीआरओ है, कहीं मिलिट्री इंटेलिजेंस है। वो सारी एजेंसी अलग अलग काम करती हैं और उनकी सिंथेसिस होने में समय लगता है। और अगर वो एक कमांड में होती, ये फौज का सिद्धांत है कि ऑपरेशन कोई भी हो, कमांडर एक होना चाहिए। तो अगर सारी एजेंसी को अब
एक यूनिफाइड कमांड में लाया जाए। मेरा पहला सुझाव है, मेरा सुझाव है, मैं एक छोटा आदमी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे सुझाव केवल सरकार की तरफ से ही आएंगे। हमारा एक सुझाव है। दूसरा हमारा एक सुझाव ये है कि जैसे वो रेडिकलाइज करते हैं, बार बार हम ये कहते हैं कि साहब उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया, रेडिकलाइज कर दिया। हिंदुस्तान के पास कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। हमारे लोगों को ताबड़तोड़ डेडिकेटेड इस काम पर लगाया जाए कि वो डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाएं, सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जहां पॉसिबल है वहां पे बिल्कुल। चलाएं। तो मेरा दूसरा सुझाव है, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम हमें चलाने चाहिए। एक बात और है कि जो फौजी सिपाही है, अब देखिए करीब 60,000 सिपाही हर साल करीब करीब भरी जवानी में 35 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। अगर उनमें से कुछ लोगों को बॉर्डर के ऊपर थोड़ी बहुत कृषि की जमीन दे के बसा दिया जाए तो मजाल है कि कोई आतंकी घुसपैठ हो पाए या कोई ड्रग स्मगलर आ पाए, क्योंकि प्रत्येक सिपाही कर्तव्य निष्ठा का, अनुशासन का और ईमानदारी का प्रतीक होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। और एक सुझाव और भी है कि कश्मीर जो है, कश्मीर उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है। वहां पे हमारी करीब करीब 1/3 से ज्यादा आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस है। वहां किसी ऐसे बंदे को नियुक्त किया जाए बिल्कुल जिससे बिल्कुल, ये कम से तमाम कम कवायदें 24 बिल्कुल घंटे। करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर से तो सबक सिखाया ही गया। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी लगातार जारी है, लेकिन अब इनकी हिम्मत एक बार फिर बढ़ चली है। एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए जमावड़ा यहाँ पर लगाया है। इसमें से कुछ आतंकी ऐसे भी नजर आए हैं जो कि पहलगाम हमले में भी शामिल थे, मास्टरमाइंड रहे हैं। चलिए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत भी जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। कितनी निंदनीय बात है कि IMF द्वारा फंड मिला था, क्योंकि बेहद ज्यादा बाढ़ बारिश आ गई थी पाकिस्तान में, बेहद ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन लोगों को उसका फायदा नहीं दिया गया। और जो तमाम आतंकी अड्डे ध्वस्त किए गए थे भारत के द्वारा, उनको एक बार फिर बना लिया गया है। अब आप देखिए, जैश का हेडक्वार्टर फिर से बना लिया गया, रिलोकेट कर लिया गया है, और वहां पर जमावड़े भी लगने लगे हैं। भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें भी रचने लगे हैं। ठीक बात है। जब तक पाकिस्तान की सत्ता का स्वरूप नहीं बदलता है, तब तक ये पाकिस्तान में होता रहेगा। और बिल्कुल त्यागी साहब ने बिल्कुल एक के बाद बिंदुवार बहुत सारी तमाम चीजें कही है। तो वो सारी चीजें हमें इम्प्लीमेंट करनी होगी, तभी मुझे लगता है कि हम आतंक का मुकाबला ठीक से कर पाएंगे। एक तो ये वाकई जरूरी है कि हम कोई भी घटना होने के बाद में उसके बाद के जो उपाय होते हैं वो करना शुरू करते हैं। अगर हम घटना से पहले ही अगर हमारी जो तमाम जो इंटेलिजेंसिया है, ये तमाम अगर बहुत ही एग्रेसिव होकर और आगे होकर अगर वह अपना काम पूरा कर दें, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक काफी चैलेंज होगा। यहाँ पे मैं त्यागी साहब की ही एक बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि फौजी हुक्मरान है, तो आप अगर किसी भी फौजी हुक्मरान को अगर वो सत्ता दे देंगे तो वो ऐसी ही नीति अपनाएगा, उसकी नीतियों में वह बहुत ज्यादा फर्क आने की कोई संभावना है नहीं। हमारे विदेश मंत्री ने भी इस बारे में जिक्र किया था कि दरअसल सारी ही समस्याएं पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तमाम पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि इन सारे ही आतंकियों को ढेर कर दिया जाए। खुद पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ आवाज है। तो यहाँ पर भारत को मुस्तैदी से